स्टूडेंट, हमारा संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप चल रहा था। वैसे तो बुक के हिसाब से तो हो गया था, लेकिन अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया था। इसमें जरा सा दिया है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मेरे इसके नोट्स तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और नोट्स जब मेरे तैयार हो जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। और अभी मैं इसके बारे में बस समझा दे रही हूँ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और एक चीज़ पे अटकना नहीं है कि हम रुक जाएं उस पर। इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और जब इसके नोट्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। क्योंकि बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया नहीं है, थोड़ा ही दिया है, और मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ये वाला, तो इसीलिए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो अनुदेशन, ये संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताए थे मैंने, उसमें 4 बताए थे मैंने, टीटी, आईटी, बीटी और आईडी। ये मैंने आपको 4 बताए थे। तो उसमें पहला था टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और तीसरा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और फोर्थ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। ये 4 मैंने बताए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। उल्टा मत कर दीजिएगा कि टीचिंग टेक्नोलॉजी का प्रकार आप लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में डाल दें, ऐसा मत करिएगा। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके प्रकार में ये चारों आते हैं। और हमारा जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन था, अनुदेशन प्रारूप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसके मैंने आपको प्रकार बताए थे, जिसमें कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप था पहला, और दूसरा संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप था, और तीसरा प्रणाली उपागम था। तो उसमें हमारे फर्स्ट हो चुका था प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, और दूसरा हमारा बुक के हिसाब से हो चुका था, जितना बुक में दिया हुआ था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। ये हमारा बुक के हिसाब से किया था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैं कल ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था इस चक्कर में, तो आज मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर हम उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रणाली उपागम। तो आज हमारा यही चलेगा, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। जैसे कि मैंने बताया था कि संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, मुख्य 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। और शाब्दिक में मैंने बताया था भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण जो होता है उसमें हमेशा हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो शाब्दिक संप्रेषण ये तो है ही कि मैंने बताया शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। इसमें एक मौखिक होता है और दूसरा लिखित। मतलब जो शाब्दिक संप्रेषण है उसमें हम मतलब मौखिक आप जानते ही होंगे कि बोल के, और लिखित लिख के, ये तो जानते ही होंगे। तो इसमें 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। मौखिक संप्रेषण जिसमें हमें मौखिक रूप से सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये इस बीच में संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। मौखिक संप्रेषण जो होता है उसमें जो संदेश भेजता है और जो संदेश ग्रहण करता है वो दोनों आमने सामने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं उनके, टेलीफोन है, टीवी है आदि। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो किसी पाठ का जो साक्षात्कार, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका जो साक्षात्कार पर चर्चा या परिचर्चा या कहानी आदि के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं उसमें, ये अनौपचारिक होता है। और जो लिखित संप्रेषण होता है इसमें क्या होता है, व्यक्ति लिखकर सूचनाएं भेजता है, लिखकर संदेश भेजता है। भेजने वाला और उसे पाने वाला दोनों के पास संदेश कैसे जाते हैं, लिखित रूप में। और इसमें खर्च भी कम होता है। लिखित संप्रेषण के जैसे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, जो पत्र व्यवहार है, बुलेटिन है, या कोई मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, लिखित संप्रेषण। और जो अशाब्दिक संप्रेषण है
वो क्या है, हमारी जैसे वाणी के द्वारा, यानी कि हमारी बोली के द्वारा होता है वो, और आँखों के द्वारा किया जाता है, ये दोनों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो संप्रेषण होते हैं वो क्या है, जैसे कि देखिए इसके अंतर्गत जो संप्रेषण आते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, इसमें क्या होता है, विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा की जाती है। वाणी के द्वारा कैसे की जाती है, जैसे कि कुछ वो चल रहा है, कोई वार्ता चल रही है, वार्ता, तो उसमें कैसे ये हम करेंगे, वाणी के द्वारा अशाब्दिक संप्रेषण कैसे करेंगे। जैसे कुछ कोई बोल रहा है ना, किसी समूह में, तो हम क्या कहेंगे, हाँ, अपना मतलब समर्थन में कुछ हम हाँ हूँ इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। या फिर जैसे बहुत से लोग देखा होगा सीटी बजाते हैं, तो ये क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण। ये अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं कि किसी वार्ता में या किसी भी कोई स्पीच चल रही है, तो उसमें जैसे हाँ हूँ के उससे समर्थन करना या सीटी बजाना, है ना, तो ये सारा क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण, जो कि वाणी के द्वारा होते हैं। दूसरा है इसमें अशाब्दिक संप्रेषण में ही दूसरा हमारा है स्पर्श करके, यानी कि टच करके। तो टच करके कैसे करते हैं भाई संप्रेषण, तो वो कैसे करेंगे, जैसे टच मतलब जो टच है उसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में सफल होता है। कैसे, जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या पता चलता है, तो हमें किसी से हाथ मिलाते में सामने वाले की भावनाओं का पता चलता है कि ये हाथ दोस्ती का है या दुश्मनी का है। किसी के टच से हमें ये पता चलता है कि ये हाथ मतलब ये हमसे दोस्ती रखना चाहता है या दुश्मनी रखना चाहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब माँ बच्चे के हाथ फेरती है, बच्चे को प्यार करती है, तो बच्चे को कैसी फीलिंग आती है, प्यार की फीलिंग आती है। तो वही चीज़ है कि ये स्पर्श करके अशाब्दिक संप्रेषण। तो ये अशाब्दिक संप्रेषण में हमारे दो तरह के संप्रेषण थे, एक यही कि क्या कहते हैं, वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, और दूसरा स्पर्श करके, यानी कि टच के द्वारा। आगे इसमें दिए होंगे, अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए, बता दे रही हूँ मैं जो इसके सिद्धांत हैं, संप्रेषण के सिद्धांत। तो इसमें हमारे हैं जैसे सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उचित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। तो ये इसमें सिद्धांत हैं, इनके बारे में भी देखती हूँ, अगर जरूरी लगेगा तो मैं बता दूंगी। बाकी ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सजगता का सिद्धांत है, योग्यता का सिद्धांत है, सहभागिता का सिद्धांत है, उचित सामग्री का सिद्धांत है, और संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत है, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत होता है, सहायक एवं बाधक तत्व का सिद्धांत। उसके बाद जो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें हमारा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या घटक, मतलब जो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं या घटक कौन से हैं, तो वो भी हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उसमें जो प्रभावित करते हैं वो कारक हैं, छात्र है जो कि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, शिक्षक के उद्देश्य हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व है, विषय वस्तु का चयन है, पाठ्य योजना का निर्माण, ये सब क्या है, ये सब कारक हैं जो कि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, कक्षा का वातावरण, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, सहसंबंध पर आधारित, सिखाने हेतु प्रेरणा, संप्रेषण की प्रकृति एवं सिखाने हेतु प्रेरणा, ये क्या है, ये सारे संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे जो हम संप्रेषण की प्रकृति या फिर इसकी जो प्रकृति है, किस तरह की प्रकृति है और इसकी विशेषताएं हैं वो किस तरह की हैं, संप्रेषण की जो प्रकृति वो किस तरह की है और उसकी क्या विशेषताएं,
तो ये संप्रेषण जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गत्यात्मक है। संप्रेषण में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। पृष्ठपोषण मैंने आपको बताया था, फीडबैक को बोलते हैं। अंतःक्रिया ये तो जरूरी है ही, है ना। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रणाली है और ये सर्वव्यापक भी है। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य बहुत कठिन है। इसे मतलब अगर शिक्षण में संप्रेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो शिक्षण कार्य भी एक तरह से असंभव हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रुक जाएगा, होगा ही नहीं, है ना। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जो संप्रेषण प्रक्रिया है ये क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका एक उद्देश्य होता है। देखिए आज ये मेरा बेटा है ना, बस आप लोग सुन ही रहे होंगे, इसकी आवाज़ें अजीब अजीब सी, और यहाँ बैठा हुआ बस यही कर रहा है, जान जान के ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है कि बस क्या बोलूँ, मेरे माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अटेंशन पाना चाहता है कि मेरी तरफ ध्यान तो दो कैसे भी, तो बस ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। चलिए छोड़िए, फिर आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं। इसका तो चलता रहेगा पूरे दिन। चक्कर क्या है, आज इसकी छुट्टी है तो बस घर पे बैठे बैठे ऊधम। अब उधर पहुंच गए तो बस उधर जाके ऊधम शुरू। चलिए देखते हैं, इसे छोड़िए। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो कम से कम खर्च में दो व्यक्तियों के बीच होती है। जो संप्रेषण प्रक्रिया है ये क्या है, इसका एक उद्देश्य होता है और कम से कम खर्च में कम से कम दो व्यक्तियों के बीच होती है। ये संप्रेषण की जो बाधाएं हैं या समस्याएं हैं वो क्या है कि जो संप्रेषण के बीच में बाधा और समस्या उत्पन्न होती हैं जिसके द्वारा, तो वो क्या है, जैसे पर्यावरणीय बाधा, जो आसपास का माहौल है या जो ये सारी उसमें बाधाएं आती हैं। देवास स्वप्न, बच्चे क्या करते हैं कि मतलब अपनी जो अलग ही दुनिया में रहते हैं तो वो संप्रेषण वहाँ नहीं सफल हो पाता, है ना। शारीरिक असुविधा, है ना, ये सारे क्या हैं, संप्रेषण की बाधा या समस्याएं हैं। मैं देखूंगी अगर होगा तो इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बट अभी मैं बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि अभी नोट्स मेरे तैयार नहीं हुए हैं। नोट्स तैयार कर लूँगी तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी। वैसे ये सब समझ में आता ही होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये बाधाएं किस तरह से प्रॉब्लम कर देती हैं। तो आगे चलते हैं। संप्रेषण के आवश्यक तत्व कौन से हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से 9 तत्व होते हैं। जो संप्रेषण की प्रक्रिया है इसमें 9 तत्वों को शामिल किया गया है जो कि जरूरी होते हैं। तो उनमें पहला है संप्रेषण संदर्भ। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे भौतिक संदर्भ है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ है, सामाजिक संदर्भ और समय संदर्भ, ये इसमें दिए हुए हैं। जो पहला इसका तत्व है संप्रेषण संदर्भ, दूसरा है संदेश का स्रोत, तीसरा हमारा संदेश, फोर्थ है माध्यम, संकेत या प्रतीक, इनकोडिंग और डिकोडिंग, ये इसके तत्व हैं। पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता, ये इसके 9 तत्व हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के 9 तत्व हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। संप्रेषण का महत्व क्या है, इतना हमने पढ़ लिया, सब समझ लिया कि संप्रेषण क्या है, क्यों होता है, किस तरह से इसकी प्रकृति है, किस तरह से इसकी तत्व हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली और कैसे ये होता है, ठीक है। लेकिन अब इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये तो बता दिया कि शिक्षण में संप्रेषण बहुत जरूरी है, इसके बिना शिक्षण हो नहीं सकता। तो ये क्यों जरूरी है, या और जगह भी संप्रेषण बहुत जरूरी है, तो क्यों है। संप्रेषण क्या है, प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी संगठन का कार्य करने के लिए संप्रेषण का होना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर संगठन की पूरी जानकारी होगी तो उसमें रुचि होगी। शोध कार्य से पता चलता है कि संगठन का सफल संचालन तभी होता है जब उसमें काम करने वाले व्यक्ति हेल्प करें। अब लोकतंत्र की ये पहली आवश्यकता है कि जनता प्रशासन से अधिक मात्रा में जुड़े।
इसीलिए व्यापार और शासन दोनों क्षेत्रों में उत्तम संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए जनता कैसे जुड़ेगी, जनता इसी के द्वारा जुड़ेगी ना, कि संप्रेषण के द्वारा। तो इसीलिए संप्रेषण का बहुत महत्व है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो संप्रेषण का बहुत महत्व है। देखिए मेरे बेटे ने अभी अभी मुझसे पूछा कि संप्रेषण क्या है, तो मैं उसे यही बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, तो कैसे तुम समझोगे मेरी बातों को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को कैसे समझोगे। तो मैं उसे यही कह रही हूँ कि मैं बोल के ही तो तुमसे ये कहूँगी कि तुम पढ़ो। तो ये क्या है, ये संप्रेषण है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है जो फ़ोन में हम मैसेज करते हैं वो क्या होता है, तो वो भी संप्रेषण है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो लिखित संप्रेषण होता है और मौखिक, तो ये मौखिक बोल के और लिखित वही जो हम टाइप करते हैं या लिख के हम देते हैं, तो ये यही है कम्युनिकेशन, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये संप्रेषण था, ये हमारा जहाँ तक है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं फिर बोल रही हूँ कि नोट्स जब बन जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। और फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, हो सकता है कोई चीज़ हमसे छूट गई हो। छूटी तो काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बस पॉइंट मैंने बता दिए हैं इस बार, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट में ही पूछे जाते हैं, इतना डीपली नहीं पूछे जाते इसमें से क्वेश्चन। तो वैसे मैंने वही बताए हैं जो मुझे ज़रूरी लगा है। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आप लोग को कुछ जानना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। और हमेशा की तरह देखिए छींक सब चीज़ें अभी इसी समय होंगी इसकी। चलिए कोई नहीं, ऐसे छोड़िए, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और जो लोग नए हैं, ऐसे तो छींक मार दिए तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन ये तो खैर मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।